नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। आज पेपर नंबर 2 सॉल्यूशन है। टॉपिक जो है वो सुबह मैंने शेयर कर दिए थे। वैसे भी आप आगे से आगे लेते रहें। जैसे कल नेक्स्ट टॉपिक रीतिकाल है, और इसके अलावा जो जैसे आज अपने हो गया छंद हो गया ना, तो रस है। अगला टॉपिक जो रहेगा वो रस रहेगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कल शेयर तो कर दिया था लेकिन डाटा ऑफ कर दिया था, इसलिए आपको नहीं मिला टॉपिक, सुबह मिले। चलिए, तो आज प्रश्न पत्र 2 हैं और उम्मीद करता हूं आपने तैयारी अच्छी की होगी। और कल के कमेंट से लगा कि वास्तव में बहुत बढ़िया एक पहल की है हमने। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ग्रेड में अभी आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ताकि आप लोग भूल न जाएं, इसलिए मैं फिर से इसे लेके आया हूं कि भक्ति के लिए भगवान के साथ व्यक्तिक संबंध आवश्यक है। व्यक्तिक संबंध आवश्यक है और अवतार उस संबंध के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अवतार उस संबंध के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि मध्य युग के प्राय सभी धार्मिक संप्रदायों ने किसी न किसी रूप में अवतार की कल्पना अवश्य की है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य की विवेचना में उक्त कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको याद है तो आप ये गलत नहीं करोगे। उस वक्त अगर आपने ध्यान दिया था कि भक्ति के लिए भगवान के साथ हमें व्यक्तिक संबंध आवश्यक है, ये बात कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही द्विवेदी जिन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव विकास लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखी है ना, उद्भव विकास, भूमिका और आदिकाल। क्रिया के भेद और उसके उदाहरण की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से एक सुमेलित नहीं है। आपको वो सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। और पहला है द्विकर्मक क्रिया, उसने बच्चे को ललचाया। क्या इसमें द्विकर्मक है? दूसरा प्रश्न है सकर्मक, क्या बात कही है? तीसरा है सकर्मक, आंख से आंसू निकला। चौथा है प्रेरणार्थक, बच्चों को पढ़ाया। तो अब यहां पे आप देखनी, द्विकर्मक, उसने बच्चे को ललचाया। तो उसने बच्चे को ललचाया, यहां पर क्या मतलब द्विकर्मक क्रिया आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही? पहले तो यह सोचना पड़ेगा। अब बात यह है कि जैसे मोहन ने सुरेश को, ठीक है, अब यहां पे जैसे सुरेश को ललचाया, तो यहां पे इस प्रकार की क्रियाएं कहीं ना कहीं द्विकर्मक में रखी जाती है, चाहे वो अपूर्ण द्विकर्मक की ओर आपको ले जाए। क्योंकि यहां लालच में आया कौन? बच्चा ही आया था, उसने बच्चे को ललचाया। सबने मोहन को नेता चुना, तो ठीक है। और वैसे भी को आया हुआ है, द्विकर्मक में जाएगा, अकर्मक में ये बिल्कुल नहीं जाएगा। सकर्मक, क्या बात कही है, यहां पर कहने वाला कहां है? अरे यार, तुमने क्या बात कही है, तो कही है किसने? मौजूद नहीं। क्या कही? बात को कही है, मतलब बिल्कुल ये सकर्मक क्रिया है, ये सही है। आंख से आंसू निकला, क्रिया क्या है? निकला। निकलने का काम कौन कर रहा है? आंसू। प्रश्न क्या बनेगा? आंसू क्या निकला, इसका मतलब उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आया तो यह अकर्मक क्रिया होगी, और यहां पर इसका उत्तर होगा ये, क्योंकि यह क्रिया कैसे है? यह अकर्मक क्रिया है। बच्चे को पढ़ाया, बिल्कुल ये प्रेरणार्थक है। जैसे पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़ाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक होता है, और ये जो होता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। तो ये आप सभी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतर कवियों की भाषा का रूप स्थिर नहीं है ना। अधिकतर कवियों की भाषा का जो रूप है वो स्थिर नहीं है, यानी सब मतलब ऐसी भाषा लिखते हैं जो मिली जुली है, जो खिचड़ी भाषा है। तो ये बात मुझे सत्य नजर आती है। अधिकतर कवि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं है, उन्हें रसों का वगैरह का नहीं पता। वो उपदेश देने में मस्त हैं, वो भजन करने में मस्त हैं। अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्य उत्कर्ष तथा काव्य सोष्ठों पर भी रहता है। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? संत कवि। संत कवि तो अधिकांश अनपढ़ कवि हैं, और जो अनपढ़ हैं वो काव्य सोष्ठों पर कैसे विचार कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये उत्तर होगा। तो यहां पे राइट नहीं लगेगा, बल्कि राइट लगेगा यहां। अधिकतर संत कवियों की भाषा सरल और सहज है। बिल्कुल सही बात है, सरल और सहज है, उनका रूप स्थिर नहीं है। कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए, आप उस प्रश्न और उस पृष्ठभूमि के बारे में विचार करके
उस जिस भी टीचर से आप पढ़े हो उसने इस टॉपिक को पढ़ाते समय क्या क्या बातें बताई, उन सब बातों को माइंड में लाने का प्रयास करो, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं जाएगा। हरिगीतिका छंद के विषय में आपको असंगत बात छांटनी है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, मुझे ये बिल्कुल सत्य लगता है 28 ही होती है, और अंत में लघु गुरु मात्रा होती है। तो बिल्कुल हरिगीतिका 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 लघु और गुरु होती है। 12-16 पर यति होती है, तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया होगा 16-12 पर यति होती है। किस पर होती है? 16-12 पर यति होती है। गीतिका के चरण में अगर 2 मात्राएं एक्स्ट्रा जोड़ दी जाए तो वो हरि गीतिका बन जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए आप। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द है, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, किस विकल्प में? तो आप ध्यान से देखेंगे, सम्मुख है, उन्मुख है। तो क्या सम्मुख का उन्मुख होता है? सम्मुख का उन्मुख नहीं होता, सम्मुख का होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। शाश्वत, हमेशा रहने वाली चीज, और यहां पे इसका होता है नश्वर। क्या होता है? शाश्वत का होता है नश्वर। नवीन का, यह भी एक बड़ा है, नवीन। नवीन का मतलब क्या होगा? नया, और प्राचीन का मतलब होगा पुराना। लेकिन अमित और ये जो चौथा है अमित परिमित, ये बिल्कुल सत्य है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भरत मिलाप ईश्वरदास की ही रचना है, बिल्कुल सत्य है। ध्यान मंजरी क्या अग्रदास की है? आप उत्तर देने वाले हैं। मैं बहुत धीरे चल रहा हूं ताकि आप भी उत्तर दे सकें, क्योंकि यह टेस्ट आपका है, मेरा नहीं है। कृतिवासी रामायण जो है रामानंद की है। अष्टयाम नाबादास की है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन कृतिवासी रामायण तो कृतिवास की है ना, कृतिवासी की, तो ये गलत है। ठीक है, वो कंब रामायण, कृतिवासी रामायण है ना, भास्कर वो एक कौन सी है, मराठी रामायण है ना, वो जो 4-5 रामायण, रामचरितमानस राम पर लिखे गए काव्य किताब में हमने एक जगह ऐड कर रखे हैं। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास थे। सुंदरदास बड़े ही सुंदर थे, 1596 में जन्म हुआ था। सर्वाधिक शिक्षित थे और श्रृंगार रस के विरोधी थे। ज्ञान समुद्र लिखा था, सुंदर विलास लिखा था। ठीक है, तो इनके बारे में आया ज्ञान समुद्र ग्रंथ है, श्रृंगार रस की रचनाओं का विरोध है, सुंदर विलास ग्रंथ लिखा था। ये कह रहा ठेठ राजस्थानी भाषा में। जो आदमी सर्वशिक्षित है तो वो फिर ठेठ राजस्थानी कैसे लिखेगा? वो तो कोई सुलझी हुई परिष्कृत भाषा का प्रयोग करेगा, तो ये गलत है। पद्मावत के संबंध में आपको एक असंगत कथन छांटना है। पद्मावत के अधिकतर पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक माने गए हैं, बिल्कुल सत्य है। पद्मावत में भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, बागवानी आदि के परंपरागत ज्ञान का गुम्फन चेष्टा पूर्वक किया गया है, यह बात बिल्कुल सत्य है। पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कथा काव्य की रूढ़ियां तो सूफी काव्यों की मतलब कहे ना मेरुदंड है। अगर कथानक रूढ़ियां नहीं होते तो सूफी काव्य ही नहीं होता। कवित्व और भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक उच्च कोटि का काव्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो कवित्व हो चाहे भाव व्यंजना हो, उस दृष्टि से यह पद्मावत एक उच्च कोटि का काव्य माना जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे, छंद विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? सोरठा की गणना मात्रिक छंद के अंतर्गत होती है। दोहा और सोरठा, चाहे वो विषम मात्रिक हो चाहे अर्धसम मात्रिक हो, है तो मात्रिक ही ना। दोहा और सोरठा दोनों ही अर्धसम है, बिल्कुल सत्य है, कोई गलत बात नहीं है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, ये भी मुझे गलत बात नहीं नजर आ रही है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दोहा की, तो दोहा में क्या होता है? दोहा में होता है 13 और 11, जबकि हम बात जब सोरठा की करते हैं, सोरठा की करते हैं तो वहां बात क्या होती है? 11 और 13 होती है। 11 होती है उसके विषम चरणों में, यहां लिख रखा है विषम चरणों में 13 और यहां लिख रखा है 11, तो ये बात यहां बिल्कुल गलत है। आराम से उत्तर निकालोगे, उत्तर निकलेंगे। कल एक कमेंट मैंने देखा था जिसमें उस बच्चे ने ये बताया, मैंने इतने सर क्वेश्चन किए, इतने मेरे गलत निकले, इतने मुझे आए नहीं। ऐसा मूल्यांकन मुझे वाले कमेंट में मत बताओ, लेकिन आप कम से कम पेज कॉपी लेकर बैठो। और जब इतनी बढ़िया क्लास आपको मिल रही है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप टेबल पे ईयरफोन डाल के कागज पेन लेके बैठो कि हाँ पहला मैंने बताया ये सी और यही सर ने सी बताया, एकदम सही है, दूसरा ये हुआ, यूं चलना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बाकी देखो आपकी इच्छा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित
भाववाचक संज्ञा है। तो सभी शब्द होने चाहिए। देख, जैसे अब ऐसे प्रश्नों को मैं हमेशा बताता हूं ना कि जो नहीं है वो निकालो। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे बात करें, हाँ, जैसे ये शब्द, तो आप जानते हैं दूर एक अव्यय है ना, अव्यय है, दूर, पास, निकट, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तो ये इससे बना, तो ये नहीं होगा। सजावट, मिठास, निजत्व, निज आपको पता है एक सर्वनाम है, तो इस कारण से नहीं होगा। सामीप्य यानी समीप, दौड़, पंडिताई, सामीप्य यानी होता है समीप, ठीक है, दौड़ है, पंडित से पंडिताई है, तो यहां पे सामीप्य गलत नजर आ रहा है। और चौथा नंबर है सामीप्य, दौड़, पंडिताई, ऐसे ये सेम, ओहो ये गड़बड़ हो गई है ना, ये गड़बड़ हो गई, यहां मैंने ध्यान नहीं दिया और इस प्रश्न में गड़बड़। तो कुल मिला के इस प्रश्न में बिल्कुल भी एक भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि सामीप्य भी नहीं है, इसमें एक भी उत्तर सही नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न यहां जल्दबाजी में अभी अपने पीपीटी बनाते समय मेरे पास एकदम सही है, पीपीटी बनाते समय गलती से एक ही ऑप्शन 2 बार कॉपी कर दिया, इसलिए ये डिलीट होता है। नेक्स्ट, कीन है प्राकृत जन गुण गाना, से सिर धुनि गिर लगत पछताना। तुलसीदास के मतानुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती है? जब कवि सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है, जब सांसारिक बुद्धि वाले लोग कविता सुनने लगते हैं, जब प्राकृत भाषा में ईश्वर की कथा कही जाती है, जब सांसारिक मनुष्य साधारण कवि का गुणगान करते हैं। यहां है कि जो कवि है वो जब सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करने लगता है, तब मां सरस्वती जी जो है वो पछताने लगती है। कल की क्लास के अंदर एक प्रश्न में बच्चों ने डाउट नीचे भेजा है, और वो भेजा है कि ठग किसे कहा गया है, नेत्र रूपी पथिक या ठोडी रूपी गड्ढे। तो उस प्रश्न का उत्तर अपनी किताब में भी नेत्र रूपी पथिक दे रखा है। तो ऐसे अगर मान लो 3 पेपर के बाद या 4 पेपर जब हो जाएंगे, तो उसके बाद किस पेपर में कौन सा डाउट है, 5वें पेपर में मैं चारों पेपर के आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो 4 पेपर तक मैं आपके कमेंट्स नोट कर रहा हूं। अगर आपको प्रश्न में डाउट नजर आए और आपको कंफर्म हो कि नहीं सर इसका ये नहीं होगा, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। ठीक है, मूल और यौगिक किन विशेषणों के भेद हैं? मूल विशेषण और यौगिक विशेषण, ये विशेषण होते हैं क्रमवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। देखिए, मूल और यौगिक होते हैं गुणवाचक। कुछ विशेषण होते हैं जो मूल होते हैं, उनको बना, और कुछ होते हैं विशेषणों का निर्माण भी होता है। हम जैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, वैसे विशेषणों का निर्माण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानस रूपक के अनुसार कथा में वर्णित ज्ञान और वैराग्य के भावों को किसका प्रतीक माना गया? ज्ञान और वैराग्य 2 शब्द हैं आपके सामने, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ये दोनों किसका प्रतीक माना गया है? प्रश्न ये पूछा गया है, और ज्ञान और वैराग्य को दोनों को एक हंसों का जोड़ा, यानी हंसों का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निबंध संग्रह है एक, निबंधकार की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प ढूंढना है, जिसमें आपके दिया हुआ है कि कला का जोखिम अज्ञेय का, क्या है? कला का जोखिम अज्ञेय का। विराम चिन्ह आपके है रामविलास शर्मा का। नया साहित्य नए प्रश्न है नंद दुलारे वाजपेयी का। या चेतना के बिंब है डॉक्टर नगेंद्र। ये बिल्कुल सत्य है। नया साहित्य नए प्रश्न, ये बिल्कुल सत्य है। विराम चिन्ह सही लिखना चाहिए था, विराम चिन्ह, ये बिल्कुल सत्य है। कला का जोखिम जो है वो निर्मल वर्मा का एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, तो ये जरूर ध्यान रखें, कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है? लड़के ने कपड़ा सिलवाया, तो ये तो प्रेरणार्थक है। सिपाही ने कई लड़ाइयां लड़ी नहीं है, पक्षी मतलब कई लड़ाइयां लड़ी, ये सकर्मक का वाक्य है। ठीक है, पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं, अनोखी बोली क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं, ये भी सकर्मक है। ठीक है, मैंने सोहन को चोर समझा, ये अपूर्ण सकर्मक है। कौन से है? अपूर्ण सकर्मक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 नंबर में 1। नेक्स्ट, ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्रा है? अगर आप छंद पढ़ रहे हैं तो छंदों में आपको यह पता होना चाहिए कि मात्राओं की गणना कैसे होती है। तो जब आप ज्योत्सना है ना, वैसे तो ज्योत्सना ऐसे लिखना चाहिए था, तो यहां पे जैसा लिखा हुआ है मैं उसी की मात्रा बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर जब लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, ना में कितनी है? 2 मात्रा, स में कितनी? 1, यहां पे कितनी है? 2, तो यहां टोटल कितनी मात्रा हो गई भाई? 2 3 4 5, तो यहां पे क्या होगी? 5। अगर हम इस तरह लिख देते ये ज्योत्सना, तो कितनी होती? 2, और फिर कितनी होती? 2, टोटल कितनी हो जाती? 4। इसमें कितनी है?
5, बस इतना सा अंतर है, तो इसको लेकर घबराना मत। इस शब्द में 5 मात्राएं ही है, अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो 4 हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है मंदाक्रांता छंद का सही गण क्रम क्या है? तो मां भना तात गागा, इसका याद करने का आपने याद कर रखा होगा, मैं जानता हूं कि मां भना तात गागा, मां भना तात गागा, तो मां मगण भगण नगण तगण तगण दो गुरु। तो यहां पे देखो मगण नगण आ गया, भगण है, ये तगण है, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। मां मां बना, तो यहां पे नगण होना चाहिए था, तो यहां मां भ ना ता त गागा, गागा का मतलब होता है दो गुरु। क्या है? दो गुरु। तो मां भना तात गागा, यह है मंदाक्रांता, मां भना तात गागा, मां भना तात गागा। हिंदी सूफी काव्य, अगर हम बात करें हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सूफी काव्य के अभी पढ़ते हैं, किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। यह बात तो बिल्कुल सत्य साबित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी ना तो शुद्ध पौराणिक है ना शुद्ध ऐतिहासिक है, क्योंकि कल्पना का मिश्रण तो है ही। सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी का साहित्य। मुझे बताओ, आप लोगों ने सूफी काव्य के संबंध में एक लाइन पढ़ी है कि सूफी काव्य कवियों ने, जो कि मुसलमान कवि थे, मगर उन्होंने अपनी कथा का आधार हिंदू जनजीवन से चुना, हिंदुओं की कथाओं को उठाया, हिंदू पात्रों को उठाया। तो यहां पर इस कंडीशन पे यह बात बिल्कुल गलत है। उत्तर यहां मिल जाता है 2 नंबर। सूफी काव्य में ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक कथानकों ने ऐतिहासिकों को सुरक्षित रखने की भावना का अभाव है। बिल्कुल ऐतिहासिक कथानकों से उनको कोई मतलब नहीं है, उनका काम है ऐतिहासिक घटनाओं को उठाना फिर कल्पना का मिश्रण कर देना। काव्यत्व की दृष्टि से इनकी कथा वस्तु की अपेक्षा वैचित्र्य की ही प्रमुखता है, वैचित्र्य की ही प्रमुखता है। कुल मिला के ये भक्ति काल है। भक्ति काल में यहाँ आपके काव्य तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तो भाव इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो विचित्रता इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो मतलब बढ़िया कहानियां इंपॉर्टेंट है, कथानक विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। तो यहां पर यह पंक्ति निश्चित रूप से आप लोगों ने कबीरदास इसका उत्तर दिया होगा, और यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगर तुलसीदास आपको लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मैंने गलत बताया है, बताएं जरूर। निम्नलिखित में से ललित निबंध संग्रह नहीं है, इनमें से एक निबंध संग्रह जो कि ललित निबंध संग्रह में शामिल नहीं होता, वो कौन सा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत बढ़िया निबंध है, वैसे ही पढ़ा हुआ है। रस आखेटक है, ये नहीं पढ़ा हुआ। अशोक के फूल पढ़ा हुआ है, शिरीष के फूल पढ़ा हुआ है, कुटज पढ़ा हुआ है। उसके अलावा ये बकलम खुद, ये आपके ये ललित निबंधों में शामिल नहीं है। ये किसका है? नामवर सिंह का है। किसका है ये? नामवर सिंह का है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? तो इस विषय में हम लोगों की राय ये कह रहा है नहीं हुआ है। मैं अपने को सुधार रहा हूं, हम अपने आप को भूल गए, मैं आप वहीं से आया हूं। तो इन तीनों में तो निजवाचक है, मगर 1 नंबर में निजवाचक नहीं है, क्योंकि यहां आप लोगों में ये मध्यम पुरुष का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम लोग अभी तक कहां थे, तो तुम लोग अभी तक कहां थे, इसमें तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। भला अपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है ना, तो सर्वनाम है। आप भला तो जग भला सर्वनाम है, मगर जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ, तो यहां सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। जितनी मतलब वही बात है, कितनी। तो यहां कितनी जब प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो आएगी थोड़ी चादर या आएगी ज्यादा चादर, तो ये तो मात्रा दर्शा रहा है, तो ये सर्वनाम का प्रयोग नहीं माना जाएगा। याद रखें, इन ऑप्शंस के आधार पर यह सर्वनाम नहीं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी पर्टिकुलर मां लक्ष्मी की बात नहीं हो रही है, लक्ष्मी जैसे गुणों वाली है। इसका मतलब यहां लक्ष्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? यहां लक्ष्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मध्यकालीन, मैं फास्ट तो नहीं करवा रहा, और वैसे मुझे लग रहा है आप एकाग्रता से पढ़ रहे हो, तो मतलब कल मैंने भी बहुत अच्छा महसूस किया, जैसे आप लोगों कमेंट्स के कारण बोल रहा हूं मैं कि सर बढ़िया, डिस्टर्ब करने वाले बीच में नहीं है। खास बात ये लगी, नो डिस्टर्बिंग, और इतना रिलैक्स कि कम समय में ज्यादा। एक बच्चे का कमेंट था कि सर 150 क्वेश्चन कर दो। देखो एक्चुअली टॉपिक के टेस्ट है,
जिस दिन मान लो संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट लूंगा ना, उस दिन 150 कर दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि जब अपन टॉपिक के ले रहे हैं तो फिर क्या रद्दी क्वेश्चन बनने लगता, समझ लो। फिर ज्यादा के चक्कर में क्या होता है कि हम अपना जो मतलब जो बोरियत फील होने लग जाती है, लंबी क्लास हो जाए। इसलिए मैं 100 क्वेश्चन वैसे बहुत है। मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर है। इन कवियों की भाषा का रूप क्या है? स्थिर है। अभी ये थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से है, अलग टाइप। इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर है, नंबर 1। ठीक है। काव्य सौष्ठव अथवा काव्योत्कर्ष संत कवियों का साध्य नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। काव्य सौष्ठव हो चाहे काव्य का उत्कर्ष हो, यह संत कवियों का साध्य का मतलब, यह उद्देश्य नहीं था उनका। संत कवियों की भाषा सरल और कृत्रिमता विहीन है, बिल्कुल सत्य बात है। कृत्रिमता विहीन है मतलब वही है कि उनकी भाषा परिष्कृत नहीं है, क्लिष्ट नहीं है। पारमार्थिक, अलौकिक, दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने में संत साहित्य का अपना महत्व है। ये तीनों बातें सत्य हैं। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इनकी भाषा स्थिर नहीं है। इनकी भाषा तो असल में कैसी है? अस्थिर है, क्योंकि ये अधिकांश अनपढ़ कवि थे और पढ़े लिखे नहीं थे। एकमात्र श्रृंगार रस का समर्थ विरोधी जो सुंदरदास है, वही पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट, मंदाक्रांता छंद की विशेषता नहीं है। प्रत्येक चरण के अंत में तुक की अनिवार्यता है। तो शायद, मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण नगण, तो मां, मगण, नगण, तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। विशेषता नहीं है पूछा है ना। और 4-6 यति होती है, और उसके बाद 17 वर्ण भी ठीक है। हाँ भाई, प्रश्न ये जोरदार है। और बताओ, देखिए इसका उत्तर। अब यहां पे मिसप्रिंट कुछ लग रहा है मुझे। देखो यहां पर हिसाब से ये जो प्रत्येक चरण में क्रमशः है, तो यहां पे मां भगण आना चाहिए, वो है नहीं। मगण, भगण, नगण, मां भना और तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण, ये आने चाहिए थे। तो यहां पे ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। लेकिन यहां ये तुक की अनिवार्यता, ये भी गलत है। तो इसके उत्तर जो हैं वो दोनों जो हैं वो ये दोनों कथन गलत हैं। बिल्कुल, एक प्रश्न है वो भी डिलीट है और ये भी प्रश्न डिलीट है। ठीक है, ये भी प्रश्न डिलीट होगा। ध्यान देने के बावजूद चूक गए। और ऐसा नहीं है, ये क्या है, पेपर में मेरे पास पेपर पड़ा है, एकदम सही बनाए हुए हैं। ये पीपीटी बनाते समय वो कई बार दिमाग लग जाता है, अरे तगड़ 2 बार आ गया। अब टाइप करने वाले को थोड़ी पता है कि तगड़ जो है वो 2 बार ही लिखना है भाई मेरे। ठीक है, तो ये गलती हो गई। रामानंदी परंपरा से संबंध नहीं है। रामानंदी परंपरा से संबंध नहीं है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसका रामानंदी परंपरा से संबंध नहीं है। तो देखो, परशुराम देवाचार्य रसिक संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और गलता गद्दी। तो यहां पे सबसे पहले जो परशुराम देवाचार्य है, जो कि रामचरण, खैर छोड़ो, परशुराम देवाचार्य, इनका संबंध रामानंदी परंपरा से नहीं है। और ये गलता गद्दी आप जानते हैं, इनका संबंध किससे है? कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी। और इसका रसिक संप्रदाय का अग्रदास जी से, है ना। तो परशुराम देवाचार्य का संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रश्न पूछा गया, कौन सा विवरण सही नहीं है? विशेषण शब्द संज्ञा की जो है वो व्याप्ति मर्यादित करते हैं, ध्यान रखें इस चीज को, ये सत्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आने वाला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता है। विवरण सही नहीं है पूछा है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। यह प्रश्न भी बहुत जोरदार है। विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ। सभी विशेषण शब्द विकारी हैं। तो यहां पे ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर हमने ये कर दे तो नहीं। देखो, विशेषण तो चाहे वो गुणवाचक विशेषण हो, चाहे वो स्थानवाचक विशेषण हो, कि विशेषण शब्द जो है
विशेषण टॉपिक जो है वो विकारी है, लेकिन यहां एक तरफ संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है और दूसरी तरफ है कि संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता केवल। तो उत्तर तो एक और दो में से होना चाहिए। उत्तर किस में से होना चाहिए? एक और दो में से। यह प्रश्न अपने आप में कठिन है ना, यह प्रश्न अपने आप में कठिन है। तो आप इसका उत्तर आप दीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप में से कईयों ने दिमाग लगाया होगा। यहां क्यों रुक दी? कईयों ने दिमाग लगाया होगा कि इसमें कहां गलती है। मैं थोड़ा हट जाऊंगा साइड में। हाँ, इसमें कहां गलती है दिमाग लगाया होगा और लगा रहे होंगे। अच्छे से लगा लीजिए दिमाग। देखिए, ये कह रहा है विशेषण शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। बिल्कुल करते हैं संज्ञा की, लेकिन यहां प्रश्न जो आया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अगर विशेषण उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता बल्कि उसका अर्थ ही बताता है। ये दोनों ही बातें सही है। सभी विशेषण जो हैं, ऐसे तो क्रिया विशेषण क्या विकारी होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि इसने यहां कहा ना विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ। क्या ये दोनों विशेषण विकारी होते हैं? नहीं होते हैं। एक संज्ञा के साथ आने वाला विकारी हो सकता है, क्रिया के साथ वाला विकारी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, मधुमालती नामक सूफी संत ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मधुमालती, मंजन की मधुमालती दिन में 4-5 बार मंजन करती थी। 1545 की रचना है। मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेम के प्रणय प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है। तो मुझे बताओ, ये पूछा सही नहीं है, पूछ रहा है सही नहीं है। तो मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेम के प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी रचना कवि मंजन ने की थी, सत्य है। मधुमालती काव्य में कवि का लक्ष्य प्राय प्रेम के उच्च उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना, बिल्कुल ऐसा प्रेम जो एकनिष्ठ है। यह ग्रंथ अपवाद है सूफी काव्यों का। क्यों? क्योंकि इसमें जहां सूफी काव्य में बहुपत्नीवाद है, वहां इसमें सिर्फ एक पत्नी। मधुमालती में नायक नायिका के पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता, बिल्कुल पूर्व जन्म के संस्कारों को यहां प्रदर्शित किया गया है। ये सारी बातें सही है, लेकिन ये पहला 28 में 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे आप देखिए संबंधवाचक नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, अगर राजेश करेगा तो राजेश भरेगा, अगर मोहन करेगा तो मोहन भरेगा। जिसकी लाठी भैंस, अगर राजेश की लाठी तो राजेश की भैंस, मोहन की लाठी तो मोहन की भैंस, गणेश की लाठी तो गणेश की भैंस। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहां है जैसी करनी कैसी करनी, या तो करनी अच्छी होगी या जो है बुरी होगी, या करनी ठीक ठीक होगी या करनी बेकार होगी, मगर कुल मिला के यहां संज्ञा नहीं आएगी। तो अगर इनमें से देखें तो 1 नंबर जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम में शामिल नहीं होगा। अगर आपने उपयुक्त में से कोई नहीं किया तो बिल्कुल गलत आंसर दे दिया है। नेक्स्ट, इनमें से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है? तो एक संप्रदाय ऐसा है जहां कृष्ण से ज्यादा राधा, राधे राधे, राधा वल्लभ संप्रदाय को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। गिरि हिमालय के उपकूल में और कपिल वस्तुपुरी अति रम्य थी, वह प्रसिद्धिमयी धन अन्नदा सुभग शासन भूषित भूमि थी। उक्त वाक्यांश किस छंद में निषिद्ध है? द्रुत विलंबित, चौपाई, कवित्त, कुंडलियां। तो यहां पे आप जो छंद बताओगे नभ भर, है ना। तो आप देखो एक एक एक, ये लो। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो नगण भगण भगण रगण वाली गणना चल रही है, और नगण भगण भगण रगण जो होता है नभ भर, ये आता है द्रुत विलंबित माही न भोबरो। ठीक है। नेक्स्ट है, गलत विकल्प आपको चुनना है। निजवाचक आप पुरुषवाचक आप से भिन्न है, ये बिल्कुल सत्य है। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, यहां पर इसने थोड़ा सा डाउट पैदा कर दिया है। पुरुषवाचक आप नित्य बहुवचन में ही आता है, बिल्कुल। पुरुषवाचक जो आप होता है आदर्श सूचक, वो हमेशा बहुवचन में आता है। निजवाचक आपका प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है, ये अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था आपके, सर्वनाम हल करवा रहा था तब। तो ये बिल्कुल सत्य है। यहां पर यह है कि पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में होता है। क्यों? क्या ये अन्य पुरुष में नहीं होता? बिल्कुल होता है, अन्य पुरुष में भी। नेक्स्ट, छप्पे के संदर्भ में सही विवरण कौन सा है? छप्पे छंद अगर आपने पढ़ रखा है तो यह है
मात्रिक छंद है 26 और 28 के मिश्रण से बनता है। 2 चरण रोला के, अंतिम 4 चरण रोला उल्लाला के होते हैं। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहली बात है ये मात्रिक है, और कौन सा मात्रिक है? ये विषम मात्रिक है। तो भले ही कोई सा ही मात्रिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये विषम मात्रिक, ये तो विवरण बिल्कुल सही है। दूसरा है ये 26 और 24। देखिए इसमें जो 26 कहां होते हैं? 13 और 11, तो 24 होते हैं। पहले 24 आते हैं और उसके बाद जो है उल्लाला। तो उल्लाला जो है वो 15 और 13 करके 28। तो यहां पे 26 और 28 नहीं, 24 और 28 मात्राओं के मिश्रण से बनता है। अब ये कह रहा है प्रथम 2 चरण रोला के होते हैं, तो यहां गलत है ना? यहां पर भी गलत है। गलत है कि नहीं है? यहां पे 13 11 नहीं, 11 13 करना चाहिए ना। 11 13 11 13 24, 13 11 नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 2 चरण रोला, प्रथम 2 चरण या प्रथम 4 चरण रोला के होंगे। यहां पर तीनों में गलतियां दी गई है, तो विषम मात्रिक छंद है। बस ये इतना ही अलग होगा, इसके अलावा बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण जो हैं वो उल्लाला के। ठीक है, कुल मिला के यहां 4 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, अष्टचाप के कवियों के विषय में आपको गलत तथ्य ढूंढना है। आचार्य विठलनाथ ने सैकड़ों शिष्यों में से छांटकर इन्हें अष्टछाप नाम से संबोधित किया था। गलत छांटना, ये बिल्कुल सत्य है। इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचना की थी। क्या आपको लग रहा है कि कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पर रचना की थी? ये कथन थोड़ा डाउट में है। कवि होने के साथ साथ ये भक्त भी थे और अच्छे गायक भी थे, सत्य बात है। और पुष्टि मार्ग में ये अष्ट सखा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये अच्छी बात है। तो फिर इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह नया काम नहीं है, उसने कुछ नहीं खाया, तो यह निश्चयवाचक है। ऐसा न हो कि कोई आ जाए अनिश्चयवाचक है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। यह नया काम नहीं है, उसने कुछ, यह अनिश्चयवाचक, कोई उसे, यह, तो उत्तर मिल गया 2 नंबर। और आपने भी यही उत्तर दिया होगा। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। आपको याद है ये कथन कि गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है? यहां से ये कथन उठाया और अभी फर्स्ट ग्रेड में सूरदास से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, उसमें यही अवधारणा दी है कि सूर सागर के बारे में या सूरदास जी के बारे में या भ्रमर गीत के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन नहीं है। इस तरह का मुझे जहां तक याद आ रहा है, ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। यह कथन किसका है? तो ये कथन तो निश्चित रूप से रामचंद्र शुक्ल का करोगे या किसी और का करोगे, जब मैं बोल ही रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो जो नहीं है वो ढूंढो आप, तो विशेषण से। तो बड़ा सजाना, ये विशेषण से निर्मित नहीं है। ठीक है, चतुराई, चतुर है, लड़का है, ये लड़का नहीं है। बूढ़ा है, गर्म है, घबराना, ये नहीं है। कठोर है, मीठा है, सर्द है, इसका मतलब ये हो गया 37 में 4, इसमें सारे के सारे ऐसे ही ढूंढना है। इसमें याद रखना, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक कौन हैं? गेहूं और गुलाब के लेखक जो हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मुरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता का को आश्रय दिया, किसी ने छत्रबंध, मुरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता को आश्रय दिया, तो वे यही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन दादू के एक शिष्य के बारे में है, और उस शिष्य का नाम क्या है? और उस शिष्य का नाम है, आपको याद बता दूं, सुंदरदास। क्यों? क्योंकि श्रीमान अगर कोई बाह्य अलंकारिकता पर जोर देगा, यानी कोई काव्य सौष्ठव पर जोर देगा, यानी कोई काव्यत्व पर जोर देगा, तो वो सुंदरदास ही होगा। कोई पढ़ा लिखा ही दे सकता है, इसीलिए यहां इसका उत्तर होगा सुंदरदास। एचपीडी ने कहा है सखी संप्रदाय के विषय में आपको असंगत कथन छांटना है, तो इसके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है। पहला ही प्रश्न, ज्ञान की अनिवार्यता है। अब नाम तो है सखी संप्रदाय और ज्ञान की अनिवार्यता। सगुण कृष्ण की सखी भावना से उपाई, जहां
कृष्ण हो वहां ज्ञान नहीं प्रेम चलेगा। यह निम्बार्क मत की अवांतर शाखा है, बिल्कुल सत्य है, अवांतर शाखा है। संस्थापक स्वामी हरिदास जी थे। तो यहां पे प्रेम सागर में ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है भैया, यहां तो प्रेम की अनिवार्यता है। और 40 में होगा 1 नंबर। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा प्रश्न आए, 3 क्यों नहीं है वो ढूंढ लो, उत्तर निकलेगा। निकलेगा। तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए 65 क्वेश्चन जीके में। सर पागल हो, 40 के टोटे लड़ रहे हैं, अरे दिमाग खराब है क्या? कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो। पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहे हो साहब, लोगों के बनते नहीं है। सीटें खाली रही क्या हिंदी की? अभी आपको पता है पिछले वाले जो बच्चे हैं उनकी वो लिस्ट आ चुकी है। देखा उसमें जो फर्स्ट रैंकर है उसके 384 समथिंग नंबर ही हैं। वो भी तो लाए हैं, टॉप 10 बच्चे भी तो लाए हैं, टॉप 100 वालों नहीं लाए क्या? तो फिर क्यों घबरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदी में 130, हिंदी में 130 अटेंड करने का प्रयास करो, मनोबल मजबूत रखो। ये खेल अब पढ़ाई का नहीं है, बहुत हो चुकी पढ़ाई, अब ये मनोबल मजबूत रखने का खेल है। और मनोबल जितना मजबूत रहेगा पेपर में उतना ही ढंग से रहोगे। जब आपके मन में ये होता है ना कि अरे, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। मनोबल मजबूत किसे कहते हैं और उसका क्या फर्क पड़ता है? आदमी का अगर मानसिक स्तर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है। एक बार एक छोटा बच्चा गांव में, जो कि बहुत ही गरीब घर का बच्चा था, वो गांव में किसी अमीर घर के बच्चे से बात बात में लड़ाई लड़ लेता है और दोनों धक्का मुक्की करने लगते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। उसमें वो जो बेटा होता है अमीर घर का, वो उसे पटक कर हरा देता है और कहता है देख तू मेरे से हार गया, मैं रोज दूध पीता हूं। बच्चे हैं, बच्चे आपस में इसी प्रकार की बात करेंगे। मैं रोज दूध पीता हूं, तेरी माँ तो तुझे दूध भी नहीं पिलाती है, तूने दूध नहीं पिया क्या? रोज मैं सुबह शाम 1 गिलास दूध पीता हूं। यूं करके काफी देर वो बच्चे आपस में अपनी जो है बालपने में बातें करते रहते हैं। बच्चा रोते हुए घर आता है और माँ से कहता है माँ मुझे दूध पिला। माँ रोने लग जाती है। बोला खाने के लिए सुबह का जो है भोजन किस प्रकार से मैं व्यवस्था करती हूँ, शाम का किस प्रकार से करती हूँ, दूध कहां से पिलाऊं तुझे? लेकिन माँ है और माँ तो माँ होती है ना? दुनिया में बड़े से बड़े संकट का सामना कर लेती है। वो अगर उसका अगर मनोबल टूट जाए तो बच्चों का क्या होगा? लेकिन उसका मनोबल कभी टूटता ही नहीं। आज तक देखा ही नहीं कभी मां का मनोबल टूट गया हो। बस मां जब सुबह बच्चा उठा तो बच्चे के बिना देखे पानी के अंदर आटा, है ना, आटा एकदम यूं घोल के, आपको कहानी बचकानी लगेगी मगर कहानी को ध्यान से समझिएगा, इसके भाव ग्रहण करिएगा कि आटा घोलकर कह दिया ले मैं तेरे लिए दूध ले आऊं, पी दूध, अब तू रोज दूध पिएगा। और वो रोज इस तरह से दूध पिलाने लगी। अब एक दिन बच्चा फिर से वही उस अमीर बच्चे के पास जाता है या संपन्न बच्चे के पास जाता है और बात बात में कहता है अब तू मेरे से टक्कर मत ले लेना, मैं भी रोज दूध पीने लग गया। वो बोलता है अच्छा तो आ लड़ कुश्ती। वो कुश्ती लड़ता है और उसके दिमाग में क्या था कि मैं दूध पीता हूं, मुझ में ताकत आ चुकी है, और वो उसको हरा देता है। कैसे? दूध तो पिया ही नहीं था, पिया तो उसने आटा था। तो फिर मनोबल, मानसिक रूप से अगर आपको मजबूत कर दिया जाए कि तुम 65 कर दोगे, तुम कर लोगे। मैं कैसे करूंगा यार, पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये चीजें अगर आपके अभी भी दिमाग में आ रही है, गलत है, गलत है, बहुत गलत है। ठीक है ना? मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है। राम नाम मणिदीप धरु, राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरी द्वार। इस दोहे में तुलसीदास जी ने जीव की, जिह देहरी द्वार, जीव की तुलना जो है वो किससे की है? जीव की तुलना की है मंदिर के द्वार से, घर की देहरी से, मणि के प्रकाश से, मुख्य रूपी द्वार से तो घर की देहरी से की है। नंददास की रस मंजरी का मुख्य वर्ण्य विषय क्या है? तो नंददास की जो रस मंजरी है उसका मुख्य विषय है वो है नायक नायिका भेद, और दूसरा एक चीज है इसमें दार्शनिकता भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है? जिसने कबीर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, बताओ। देखो कौन सा विकल्प है जो कबीर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता?
तो उत्तर पूर्व के नाथपंथ और सहजयान, पश्चिम का सूफी। ध्यान रखना, सूफियों ने प्रभावित किया, दक्षिण का वेदांत भावित वैष्णव धर्म। लेकिन जैनों का जो शून्यवाद है उससे कबीर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। मृगावती किस कवि की रचना? मृगावती है ना, मृगावती तो रचना है अपने कुतुबुन की। किसकी रचना है? और ARC ने इसे जो है सूफी काव्यधारा की, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, प्रथम रचना माना है। नेक्स्ट है चौपाई छंद के संबंध में असंगत, चौपाई छंद के संबंध में असंगत कथन है। प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, रगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। संगत कथन पूछा है, तो प्रत्येक चरण में क्या गणों की बात होती है? मुझे तो नहीं लगता। मात्रिक छंद है तो गणों की क्या काम। प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, ये बात तो 16 ही होता है ना, लेकिन एग्जामिनर आपके साथ बदमाशी यहां कर लेगा। 16 मात्रा होती है, गण नहीं होते। चरण के अंत में गुरु लघु न हो, चरण के मध्य में तुक मिलती है। तो चरण के मध्य में कौन सी तुक मिलती है भाई? बिल्कुल नहीं मिलती है। अब बात आती है कि गुरु लघु न हो, क्या ये बात सत्य है? अभी देखते हैं। देखो, यमा तारा ज भा न है ना, जभान, और ताराज, ताराज। तो इसमें देखो यहां पे गुरु लघु, गुरु लघु। आप बात को समझें, चौपाई छंद में जगण और तगण ये दोनों क्या माने जाते हैं? वर्जित माने जाते हैं। जब ये वर्जित माने जाते हैं इसका मतलब अंत में गुरु लघु वर्जित माने जाते हैं। तो ये 45 में 3 नंबर जो है बिल्कुल एकदम सही और सटीक है। रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। तो रैदास की भक्ति इसमें गलत पूछा है ना, तो रैदास की भक्ति तो भैया निर्गुण ही जान पड़ती है। मुझे तो लगता है रैदास कहे रैदास चमारा। रैदास के कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ मिलते हैं? 4। रैदास काशी के रहने वाले थे। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में गिने जाते हैं, लेकिन इनके तो फुटकल कुछ छंद मिलते हैं। ये कहाँ है ग्रंथ? और रैदास के इम्पॉसिबल, संभव है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दन्ना के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सैन के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, रैदास के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? वह अपना सिर खुजलाता है, आप मेरे मित्र ठहरे। आक्रामक पूछिए, वह खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सिर, सिर को खुजलाता है, यह सकर्मक है। यह कैसी क्रिया है? सकर्मक है। आप मेरे मित्र ठहरे, ये चीजें हमारा जी ललचाती है, ललचाती है। क्या ललचाती है? हमारा जी ललचाती है। ललचा क्या रही? ये चीजें जी ललचाती है ना, जी ललचा नहीं, चीजें तो हाँ, कर्म तो इसमें क्या है? जी, हमारे जी को ललचाती है, तो ये भी क्या है? सकर्मक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं घड़ा भर रहा हूं, क्या भर रहे हो? घड़ा भर रहा हूं, तो ये भी सकर्मक है। तो यहां पे आप मेरे मित्र ठहरे, ये एक ये कर्मक है। अगर ये प्रश्न आपने सही किया मतलब आपकी समझ बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा। यहां तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। भक्ति आंदोलन के विषय में उक्त कथन जो है वो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, HPD का है, ग्रियर्सन का है, या राम स्वरूप चतुर्वेदी का है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आपने इसका सही उत्तर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। ग्रियर्सन का कथन बताया जाता है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है कुंडलियां छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन छांटिए। कुंडलियां छंद, कुंडलियां छंद के प्रथम 2 चरण दोहा व शेष चरण रोला के होते हैं। तो देखो त्रुटिपूर्ण पूछा, ये बात तो सही है। प्रथम 2 किसके होते हैं? दोहा के। और उसके बाद में किसके होते हैं? रोला के होते हैं। किसके होते हैं? रोला के होते हैं। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ये गड़बड़ कर रहा है यहां पे। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं नहीं होती है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? अच्छा, चॉइस हो गई ना, दोहा और रोला है ना, तो चॉइस चॉइस तो चलेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है भाई। 24 मात्राएं होती है, ये सत्य है और ये भी सत्य है। कुंडलियां के दूसरे चरण के अंत के शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं। तो कुंडलियां छंद के बिल्कुल यहां ये जो चरण है ये यहां आएगा वापस, ठीक है। और कुंडलियां सममात्रिक है, सममात्रिका है, ये तो विषम मात्रिक है। ये क्या है?
विषम मात्रिक है। अगर आपने ये उत्तर दे दिया तो इसका मतलब आपका कथन सही है। नेक्स्ट, चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम है अलखिया, लाल, गूदड़ या सुख। तो सुख संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय को सुख संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। और देखिए एनडीसी क्लासेस की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे बहुत से बच्चे चाहे कहीं से पढ़े ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो मैं कल कमेंट्स देख रहा था, तो एक कमेंट किया हुआ था, सर टेस्ट डाले नहीं है। ये बच्चे नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। आप लोग अभी एनडीसी क्लासेस, चाहे आपने कोर्स ले रखा हो चाहे नहीं ले रखा हो, टेस्ट सीरीज कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एप्लीकेशन ओपन करना और उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हिंदी सेकंड मिनट में जाके देखना। लगभग जैसा कि मैंने वादा किया था, 100 टेस्ट हमने डाल दिए टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के क्वेश्चन हैं। अगर आपके 50 टॉपिक है तो 50, 100 टॉपिक है तो 100 टेस्ट है। और वैसे हमने कुछ टॉपिक के 2-2 डाल दिए। 100 टेस्ट डाले जा चुके हैं, आप कमेंट करके देख सकते हैं। बात समझ आई? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट, जो बोला है उससे ज्यादा ही देंगे। हां, कई बार कुछ चीजें हम रोक लेते हैं, कुछ क्लासेस भी रोक लेता हूं मैं कोर्स के अंदर कि वो क्लासेस मैं बाद में दूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, चाहे आप इसे, कुछ बच्चे मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं सही समय पर सही चीज देता हूं ताकि वो बाकी चीजों पर विशेष ध्यान दे। अब जैसे कल से मैं एप्लीकेशन पे वापस कुछ क्लासेस देने वाला हूं, जो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनको कुछ क्लासेस दूंगा। वो क्लासेस बहुत शानदार निकलेगी और वहां से प्रश्न निकलेगा। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, प्लस यूट्यूब पे चलती रहेगी, यूट्यूब का कारवा नहीं रुकेंगे। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक। समुच्चय बोधक अविकारी होता है बिल्कुल, लेकिन ये क्रिया शब्द को अविकारी कैसे मान रहा है? बात तूने यहां गलत कर दी, हमने यहां उत्तर कर दिया 2 नंबर। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्दों के संबंध में असंगत कथन छांटिए। कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। संज्ञा शब्दों में केवल 2 ही कारणों, लिंग और वचन से विकार होता है, अन्य किसी कारण से नहीं होता है। भाववाचक संज्ञाएं क्रिया विशेषण आदि शब्दों से बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्रिया विशेषण आदि से। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन केवल लिंग और वचन से ही थोड़ी होती है। कमेंट करके बताओ तीसरा कौन सा शब्द है जिससे भी इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, बताओ। देखिए, उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। धृष्ट, कोई दृष्ट है, विनम्र है, दुष्कर है, सुकर है, दमनीय है, कमनीय है। यहां पर मुझे अजीब सा लग रहा है कुछ, दमनीय कमनीय, कोई दमन कर रहा है किसी चीज का, तो कमनीय कैसे होगा? यह गलत है। तामसिक है तो सात्विक है, यह सत्य है। रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। कौन सा नहीं है? सैद्धांतिक समीक्षा, काव्य में रहस्यवाद, लोभ और प्रीति, साधारणीकरण और कविता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोभ और प्रीति जो है ना, ये समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? तो जो नहीं है उन्हें छांट लो। नदी, नगर, आपा, आपा नहीं है। पशु, फल, लोभ, लोभ नहीं है, दोनों भाव हैं। बच्चा, गुरु, बंधु, व्यक्ति, एकता, प्यास, तो एकता भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो प्यास भी नहीं है। तो यहां पे बच्चा, गुरु और बंधु ये सभी के सभी जो है जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नभ भर, माही न भो भरो, न भो भरो बरवे में है या फिर किसी और छंद में है, तो ध्यान रखना द्रुत विलंबित में माही न भो भरो है। 12 वर्ण 16 मात्राएं होती है इसमें। बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही और मिलत एक दुख दारुण दे। एक बिछुड़ता है तो प्राण ले लेता है और एक मिलता है तो प्राण ले लेता है। वो कौन है? तो वो इस चौपाई में एक और दूसरा, ये कौन है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बढ़िया प्रश्न है, वैसे मेरे लिए भी नया प्रश्न था। संत और असंत, इसका उत्तर देख लूं मैं एक बार। 57 में यही है ना? हाँ, संत और असंत है, ठीक है। नेक्स्ट है, राम कथा रूपी नदी में चतुराई भरे प्रश्न और विवेकपूर्ण उत्तर को क्या माना गया है? राम कथा को पहली बात तो क्या कहा गया है? नदी कहा गया है। चतुराई भरे प्रश्न और विवेकपूर्ण उत्तर को क्या माना गया? तैरती नौकाएं, निपुण नाविक, नदी की गहराई और जल, नदी के किनारे और घाट, भंवर और धारा। तो इसमें माना गया है तैरती नौकाएं और निपुण नाविक।
चतुराई भरे प्रश्न तो तैरती नौकाएं हैं, और विवेकपूर्ण उत्तर है उन प्रश्नों को चलाने वाला नाविक। नेक्स्ट, मानस की कथा के अंतर्गत चारों पुरुषार्थों काम मोक्ष रूपक में क्या स्थान दिया गया है? तालाब के पक्षी हैं, तालाब का सुंदर जल है, तालाब के किनारे चार किनारे या प्रमुख स्थान है, या तालाब की मछलियां हैं? तो ध्यान देवें, ये चारों पुरुषार्थों को तालाब के जो चार किनारे या जो चार घाट हैं या चार चार स्थान है वो बताया गया। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है? तो पिता ने लड़के को क्या सुनाई? कहानी। तो ये प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, संयुक्त है, नाम धातु है। ध्यान रखें, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी और साथ में कौन सा रूप होगा? प्रथम रूप होगा प्रेरणार्थक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प है, कौन सा इसमें से सही है? अब जैसे नैसर्गिक और प्राकृतिक तो एक ही है, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। और परिहार्य और परिष्कृत, परिणत, परिपक्व नहीं है। पाश्चात्य और पौरस्त्य, यही इसका सही उत्तर है। किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, वह इतना चला, वह इतना चला कि थक गया। रीतिवाचक पूछा गया ना, ठीक है। दर्शनार्थी एक दूसरे एक एक करके मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एक एक करके। लोग गुरुजी का प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनते हैं। 62 में यहां पर आ गए हम ध्यान पूर्वक। मुझे दिन भर, मजदूर दिन भर काम करते हैं, ये कालवाचक है, ये परिमाण है ना। ये भी देखा जाए तो परिमाण में आएगा। ये है आपके रीतिवाचक। कौन सा है? रीति। तो इसमें हो जाएगा 62 में 3 नंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आधुनिक साहित्य है, नया साहित्य, नए प्रश्न है, विचार प्रवाह है, या इनमें से कोई नहीं? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो क्रिया का आया था। ये विचार प्रवाह जो है एचपीडी का है। किसका है? विचार प्रवाह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, यहां दुष्टों के सुधरने के लिए किस पत्थर का उदाहरण दिया गया है? तो यहां दुष्टों के सुधरने के लिए पारस पत्थर का उदाहरण दिया गया है। विशेषण के संबंध में आपको असंगत कथन बताना है। विशेषण के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो यहां असंगत कथन देखो कि सार्वनामी विशेषण विशेष्य के वचन कारक आदि के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं। सार्वनाम विशेषण विशेष्य के जो वचन कारक के अनुसार रूपांतरित नहीं होते हैं। जो विशेषण विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। जो विशेषण विशेष्य के तुरंत पहले आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। जब विशेषण संज्ञा का काम देता है तब उसका रूपांतरण संज्ञा की तरह नहीं होता है। जब विशेषण संज्ञा का काम ले तो उसका रूपांतर संज्ञा की तरह नहीं होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहां 65 में 1 नंबर गलत है, रूपांतर नहीं होते, ये बात गलत कही है। 65 में बड़ा कठिन प्रश्न है, ये है तो सही कठिन है, प्रश्न कठिन है, ये लैंग्वेज कठिन बनाई गई है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है? कुकृति, दुष्कृति। तो कु का मतलब भी बुरा और दुष का मतलब भी बुरा, तो ये तो होने से रहा। कोई चीज चंचल है और अस्थिर, तो जो चंचल कह दो चाहे अस्थिर कह दो, एक ही चीज है। अस्थिर है मतलब स्थिर नहीं है, हिल रही है, चंचल है मतलब हिल रही है। गरल और हलाल में क्या अंतर होता है? शुद्र मतलब निम्न छोटा और विराट मतलब विशाल। तो 66 में क्या होगा? 3। आप कितना भी कठिन प्रश्न हो, सॉरी, कितना भी कठिन प्रश्न हो, ध्यान रखें, नंददास कृत अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अनेकार्थ मंजरी एक किस प्रकार का है? पर्याय कोश ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? पर्याय कोश ग्रंथ है, यह ध्यान रखना। दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति तो इसके अंदर हुई है।
दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति तो इसके अंदर है। मैंने अभी वो एक प्रश्न में बताया था आपको, गलती से शायद वो गलत बताया है मैंने। हाँ ये रहा, ये भाई नायक नायिका भेद वाला है ना, इसमें ये दार्शनिकता वाला नहीं करना। ठीक है, प्रश्न कितना नंबर है ये? 42 नंबर। हाँ ठीक है, ये गलत है, ये इसमें है, एकदम से याद नहीं आया। इसमें दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है अनेकार्थ मंजरी के अंदर, ये आपके लिए मेन चीज है। पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य है। असंगत तथ्य क्या है? यह पद शैली में रचित है, अवधि में रचित है, इसका विषय शिव पार्वती विवाह है, इसकी कथा रामचरितमानस में वर्णित शिव विवाह की कथा से कुछ कुछ भिन्न है। गलत कौन सा है? आपने पहले प्रश्न अगर देख रखा होगा तो आप बता दोगे कि पद शैली में रचित है। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि बताओ पद अगर नहीं है, यानी पद छंद में नहीं लिखा हुआ है, तो फिर ये किस छंद में लिखा हुआ है? अगर पद छंद में नहीं है तो किस छंद में है? तो ध्यान रखें, ये सोहर या फिर हरिगीतिका छंद में है। आप इसे सोहर और हरिगीतिका इन छंदों में यह है, पद छंद में नहीं है जो पार्वती मंगल है। तो ध्यान रखना, ये पद शैली में रचित नहीं है बल्कि सोहर या हरिगीतिका में। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। दूरी है, सामीप्य है, नैकट्य है, घबराहट है। तो ये तीनों क्रिया विशेषण से बनी है। घबराहट जो है वो घबराना क्रिया से बनी है। नेक्स्ट, किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? कर्मठ, कृपण, आर्द्र, शुष्क, उद्दत, विनित। उद्दत का विनित, आद्य, अंत्य। तो ये कह रहा है विलोम। देखो आद्य का अंत्य होता है, आदि से अंत। आर्द्र का मतलब शुष्क, गीला, सूखा, ठीक है। उद्दत है और विनित है, ये भी बिल्कुल सत्य है। कर्मठ का कृपण नहीं हो सकता है। तो कमेंट में बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा। अगर कर्मठ का कृपण नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, और कृपण का क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था कौन सा? गोरखनाथ का योग मार्ग था, या फिर बौद्ध सिद्धाचार्यों की तंत्र साधना, या फिर जैन चरित काव्यों की परंपरा, या फिर शंकराचार्य का मायावाद। तो गोरखनाथ का योग मार्ग जो है वो भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। आपको याद होगा, मेरे पास फर्स्ट पेपर होगा अभी एक सेकंड के लिए, कल एक इसी प्रकार का प्रश्न आया था। गजब मजा आएगा, मतलब अपन जब कंटिन्यू करेंगे ना प्रश्न तो बड़ा शानदार आनंद आने वाला है। अच्छा, वो तो 24 नंबर क्वेश्चन अलग था थोड़ा। हाँ, वो तो 24 नंबर क्वेश्चन अलग था। हालांकि जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है, मैं जैसे ही 4 टेस्ट हो जाएंगे ना, 5वें टेस्ट से पहले कम से कम चारों टेस्ट के 5-10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन होंगे, वो मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें बहुत कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी। चलिए, गोरखनाथ का योग मार्ग, गोरखनाथ का योग मार्ग, बौद्ध सिद्धाचार्यों की तंत्र साधना, जैन, तो ये तो हो ही गया। खैर चलिए, किस विकल्प में सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं? कम, निकट, अवश्य, बराबर, निरंतर, अवश्य, तनिक, तत्काल। ये पूछ क्या रहा है? सभी सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कई बार क्या होता है, पेपर दोगे ना तुम लोग तो ऐसा माइंड सुन हो जाएगा, तब एक बार आपको लग जाए ना कि 1.5 घंटा हो गया मुझे लगातार बैठे हुए, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, एक बार पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स होके आ जाना। लेकिन ये कुछ जो है ना, बोतल लेके ही बैठती है ना, मोस्टली लड़कियां पेपर में बैठती है तो पानी की बोतल लेके ही बैठती हैं एकदम पूरी व्यवस्था करके। अरे इतने आलसी मत बनो। वो जो उठा जाता है ना, वो पानी के लिए नहीं उठते, वो रिफ्रेशमेंट के लिए उठते हैं। और ऐसा 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक बार जो 5 मिनट आप जाके आओगे, मूवमेंट करके आओगे, अगर मान लो आपको आपकी बॉडी में थोड़ा आलस भी है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी, और वहां जाकर मुंह भी धो लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत फर्क पड़ता है, समझ रहे हो बात? किस विकल्प में सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? तो देखो, ये परिमाणवाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक है। बस ऐसे निकलते हैं उत्तर। नेक्स्ट,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? उनका लड़का तेजी से दौड़ा, मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, वह बहुत थक गया था, वह भली भांति जा रहा है। इसमें है, इसमें है, इसमें है। तेजी, ध्यानपूर्वक, भली भांति, लेकिन ये बहुत, ये परिमाण है। ये क्या है? ये परिमाण है। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइए। त्रिशंकु, अज्ञेय, बबुल और कैक्टस रामदास मिश्र, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, अस्मिता के लिए कुबेरनाथ राय। ये भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें जो अस्मिता के लिए कुबेरनाथ राय का नहीं है, बल्कि ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। मैं आपको बताऊं, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, रामदास मिश्र, इनके निबंध जरूर पढ़ लेना। इन रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके निबंध जरूर पढ़ लेना। क्रिया से निर्मित विशेषण हैं भा, भगोड़ा, विष, विशैला, पुष्प, पुष्पित। तो ये किससे बना है? ये पुष्प से बना है, ये तुम से बना है, ये विष से बना है, मगर ये भागना क्रिया से बना है। तो उत्तर होगा 75 में 1। क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। हाँ, सही है। 2 क्रिया विशेषणों के मेल को रूढ़ क्रिया विशेषण, मेल से रूढ़ क्रिया विशेषण बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। 76 में 2 नंबर वैसे ही गलत हो गया। संज्ञा और विशेषण के मेल से भी क्रिया विशेषण बनते हैं, हाँ ये ठीक है। शब्द की द्विरक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं, बिल्कुल। जैसे मान लो बार बार, जैसे संज्ञा और विशेषण के मेल से, जैसे कोई शब्द याद नहीं आ रहा, बता सकते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि संज्ञा और विशेषण के मेल से क्रिया विशेषण कैसे बनता है। दिन भर, इसी तरह से, और क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। ठीक है, ओके। दार्शनिक सिद्धांत आचार्य जो है और आचार्य सुमेलित नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी का। द्वैताद्वैत किसका है? निम्बार्काचार्य का। द्वैतवाद मध्वाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। आप सब जानते हैं ये जो संप्रदाय दे रखे हैं, 100 नहीं 10,000% यहां से क्वेश्चन आएगा। और ये विष्णु स्वामी का नहीं है, विशिष्ट तो श्री राम ही है, और आपको बता रखा है श्री रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट। भगति सुति कल कर्ण विभूषण, बालकांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान कौन है? राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण और सीता, राम और सीता, तुलसीदास और काकभूषणी। बताओ, देखें 78 नंबर, और इसका होगा राम और लक्ष्मण। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ उसका एकमात्र श्रेय रामानंद ही को है। रामानंद के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हो चुके थे, तथापि राम भक्ति के वास्तविक आचार्य रामानंद ही समझे गए। यह कथन किस विद्वान का है? दोबारा देखें, उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रचार हुआ, उसका श्रेय रामानंद को है। रामानंद के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हो चुके, तथापि राम भक्ति के वास्तविक आचार्य रामानंद ही समझे गए हैं। यह कथन आखिर किसका हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वैसे ही ध्यान रखना, राम कुमार वर्मा का कथन है ये। कृष्ण काव्य परंपरा में निम्नलिखित में से किससे संप्रदाय निरपेक्ष रचनाकार माना जाता है? जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, 2 ही हैं, वो रसखान और मीरा। रसखान और मीरा। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदार, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। ये कथन, ये जो कथन है, ये किसने किससे कहा? उक्त विचार कौन किससे प्रकट कर रहे हैं? तो ये उक्त विचार जो हैं वो शिव पार्वती से प्रकट कर रहे हैं, शिव पार्वती से प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट, विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? आमीश, सामीश। सही विकल्प आमीश, निरामीश होगा ना, भ्रांत विभ्रांत थोड़ी होगा। रुक्ष मिश्रण,
प्रफुल्ल नहीं होगा। गजब, विलोम शब्द के जो क्वेश्चन छांटे हुए हैं ना, बहुत जोरदार क्वेश्चन है सारे के सारे, और पढ़ते समय एकदम पूरा चारों ऑप्शन को, मतलब जहां भी आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, अगर आप उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ रहे हो ना, आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। वैसे एक प्रश्न मुझे पूछना था आपसे, आप लोग सूरतगढ़ से हैं, अभी सूरतगढ़ रहकर तैयारी कर रहे हैं या जयपुर रहकर तैयारी कर रहे हैं? गंगानगर से हो या हनुमानगढ़ से, सिक्कर से हो या उदयपुर से, जोधपुर से हो या बीकानेर से? अगर इन 8 जगहों से हो तो फिर प्रतिभा खोज परीक्षा सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल रूप से जीके और हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन रविवार 21 जून को हो रहा है, और उम्मीद करता हूं आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर करें। देखिए, अगर आप इन 8 सेंटर पे हो और अगर आप ऑफलाइन पेपर देकर अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं तो यह बहुत गलत बात है। अरे दूसरे सेंटर पे तो बच्चे बोल रहे हैं, सर हमारे शहर में सेंटर दो, सर कोटा में सेंटर दो, सर भादरा में सेंटर दो, सर गंगापुर सिटी में सेंटर दो, भरतपुर में सेंटर दो, अलवर में सेंटर दो, लेकिन वहां सेंटर नहीं दे पा रहे हैं। सरदार शहर में भी सेंटर मांग रहे हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। आपको दिया जा रहा है, उसका फायदा उठाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, आपको पता है टेलीग्राम 22 जून तक बंद रहेगा, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया और अभी नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में देखो, अभी आप कमेंट कर रहे हो, एक लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां पर प्रतिभा खोज परीक्षा संबंधित सारी सूचनाएं वहीं पर ही बताई जाएगी। ये बात जरूर ध्यान रखना आप इस चीज का, है ना? तो आप लोग ऑफलाइन जरूर दें, और जो दूर दराज क्षेत्रों से हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करें। प्रचार नहीं है, आप लोगों का साथ है और आपका ही प्रचार, ठीक है? निम्नलिखित में से राम काव्य धारा का कवि नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ध्रुवदास, ईश्वरदास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान ने तो रामायण महानाटक लिखा था, तो फिर कौन नहीं है? ध्रुवदास जो है वो इससे संबंधित नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है ध्रुवदास वाला। क्यों? क्योंकि कईयों को नहीं पता होता कि ध्रुवदास किस संप्रदाय से संबंधित है, तो जरूर ध्यान रखना पड़े, तो जरूर रखें, राधा वल्लभ संप्रदाय से, ठीक है? तो 21 जून के लिए आपको मैं पहले से बोल रहा हूं, आप जरूर पेपर देवें। इनमें से कौन सा विलोम युग असंगत है? असंगत है तो यहां पे आप देखो, जंगम स्थावर, ये असंगत पूछ रहा है। जंगम स्थावर ये सही है, सुकर दुष्कर सही है, चिंतित निश्चित सही है, डरपोक और भीरू एक ही होता है, ये गलत है। देखो, आज वार क्या है? आज मंगलवार है, भक्ति काल हो गया, बुधवार को रीति काल, गुरुवार को आधुनिक काल, है ना, और शुक्रवार को गद्य विधाएं, ठीक है, और शनिवार को भी कुछ ना कुछ टॉपिक का मैं सिलेबस आपको दे दूंगा, और संडे को आपको पूरे सिलेबस का एक एक्साइज टेस्ट है। तो आपको शनिवार तक मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूं, फिर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर टेस्ट देवें प्रतिभा खोज परीक्षा को, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया गया पेपर है, जिसमें आपको 7100 के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मगर सीधे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया आपका मूल्यांकन करने के लिए। तो आप जरूर पेपर दें, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन आप पेपर जरूर दें, चाहे ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन दें, ठीक है? जरूर देना, मेरी बात को ही मेरा प्रचार समझना, ठीक है? यह चांदी खोटी भी दिखती है वाक्य में रेखांकित पद खोटी सी किस विशेषण का उदाहरण है? यह चांदी खोटी सी, खोटी सी का मतलब हो गया गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। तुलसीदास का एकाधिपत्य था, भक्तिकालीन जो हिंदी राम साहित्य है उस पर तुलसीदास का एकाधिपत्य था, यह सत्य बात है। विभिन्न रचना शैलियों, छंदों, साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग हुआ, सत्य बात है। कृष्ण काव्य का प्रभाव भी था, बिल्कुल था। तभी तो तुलसीदास जी ने भी राम गीतावली लिखी थी, नहीं लिखी थी क्या? लोक रंजक रागानुराग भक्ति की रागानुराग भक्ति थी, कुछ हद तक करने का प्रयास किया गया था, मगर प्रधानता नहीं थी, अल्प। यहां पे 86 में 4 नंबर। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो ले, शुद्धा द्वैतवाद है। कृति और कृतिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
असंगत पूछा ना, ये सही। रीति काव्य घूंगा नगेंद्र, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय, कछुआ धर्म रामविलास शर्मा का नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो किसका है। उसी का है जिसकी 3 कहानियां बहुत प्रसिद्ध है, और वो व्यक्ति हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी। हाँ भाई, एक है ना गुलाब राय के निबंध भी जरूर याद रखें। गुलाब राय, एचपीडी तो खैर निबंधों में याद करना ही, मैं नहीं कहूंगा, आप वैसे याद रखो। बाबू गुलाब राय के भी जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किसे निर्गुण संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार नहीं माना जाता है? मतलब निर्गुण संत काव्य धारा किससे प्रभावित नहीं है? तो ध्यान रखें, फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है, अभी आया है। उपनिषद से प्रभावित हैं। सूफियों का प्रभाव भी निर्गुण संतों पर रहा है, अभी हम पढ़ के आए हैं, कबीर आदि पर रहा है। शंकराचार्य के अद्वैत पुराणों का प्रभाव मोस्टली कृष्ण काव्य पर मिलेगा, या फिर आपको राम काव्य पर देख सकते हो, लेकिन निर्गुण संतों पर पुराणों का प्रभाव नहीं है। पुराणों का प्रभाव सगुण धारा पर है। कितना भी कठिन प्रश्न आए, जिसने हिंदी को मां मान रखा है ना, वो मतलब मन से पढ़ेगा। मन से पढ़ेगा तो रात को 2-2 बजे तक पढ़ेगा और उसका पेपर नहीं चूकेगा। सूरदास के भ्रमर गीत विषय आचार्य शुक्ल की टिप्पणी नहीं है, नहीं है। हाँ भाई ठीक। तो सूरदास ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी। अब भी ये आया था, फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है, यही फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है। और देखो, ये तो है फर्स्ट ग्रेड का, और वो है अपने टेस्ट सीरीज का। तो मैं बोल रहा हूं ना कि जो अपने 7100 में प्रश्न है ना, वही तोड़ मरोड़ के आरपीसी देगी। और यहां पूछ लिया कि भ्रमर गीत की गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है, बिल्कुल ये शुक्ल का कथन है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदक देव अंश भ्रमर गीत है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूरदास ने भागवत से ग्रहण किया है। तो सगुण, ये चौथा गलत है, प्रसंग सूरदास ने भागवत से, ये गलत है। तो यहां पे मतलब गलत का मतलब ये शुक्ल की टिप्पणी नहीं है, ये शुक्ल की टिप्पणी नहीं है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर शिक्षण। अब आगे शिक्षण विधियां। गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर शिक्षण, मतलब साहित्य में इतना आनंद आ रहा था, सच पूछो तो आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, कि मतलब ऐसा साहित्य क्वेश्चन करवाते जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या पता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन, प्रश्नों का जो चयन किया गया है आज के टेस्ट में, कल से भी और अच्छा है, और कल के पेपर में और अच्छा, मतलब हर दिन बेहतर प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा लगा बस पढ़ाते जाओ और आज साहित्य पढ़ते जाएं, आनंद आ गया। गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त माना गया है। तो चलो हमें एक सीखने को मिला कि भाई जो प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि है वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि किसी पाठ में व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है तो वह मुख्य रूप से किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगी? तो ध्यान रखना, व्याख्या विधि आ गई, इसका मतलब वो उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी होगी, क्योंकि व्याख्यान विधि तो, और व्याख्यान विधि प्रभावी कब होती है? जब उसमें सुकरात विधि, प्रश्नोत्तर विधि मिक्स हो जाती है तब। नेक्स्ट, पद्य कविता शिक्षण के संदर्भ में खंडान्वय विधि के बारे में क्या सत्य है? तो खंडान्वय विधि के बारे में क्या सत्य है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें पूरी कविता का एक साथ रसास्वादन नहीं, यह प्राथमिक स्तर की सबसे श्रेष्ठ विधि है। खंडान्वय ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसमें कविता के व्याकरण और छंदों पर अधिक बल बिल्कुल नहीं दिया जाता। यह प्रश्नोत्तर विधि का ही एक रूप है जिसे माध्यमिक स्तर पर अपनाया जाता है। यह प्रश्न तो जोरदार है भाई, 92 में 4। इसकी व्याख्या भी मैंने सही कर रखी है, ठीक है। तो यहां पे श्रुति लेखन अभ्यास विधि के गुणों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रुति लेखन अभ्यास विधि जो होती है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। श्रुति लेखन अभ्यास विधि है ना, ये मनोवैज्ञानिक कैसे हुई? इसमें कौन सा करके सीखा जाता है? ये गलत है ना। इसमें बालकों में श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों वृद्धि होती है। हाँ ये ठीक है। सुनो लिखो, यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। हाँ ये सही बात है, सुनकर तो वही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 और 3 ही होगा, केवल, और 2 और 3। भाषा प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस विधि के प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टालूरो और डेनियल डेविस हैं। क्या यह बात सत्य है? यह बिल्कुल सत्य है। भाषा प्रयोगशाला के जो लॉरेंस एम स्टालूरो और डेनियल डेविस ही हैं। और इसमें शिक्षक का स्थान पूर्णतः कंप्यूटर या रिकॉर्डिंग ले लेता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। यह विधि केवल समूह शिक्षण के लिए उपयुक्त है। कोई जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो कंप्यूटर पर अलग अलग बच्चा इंडिविजुअल बैठेगा। तो ये इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, रसास्वादन विधि के अंतर्गत अभिव्यक्ति का सौंदर्य समझने के लिए किन तत्वों का सहारा लिया जाता है? तो इसके लिए लिया जाता है केवल रस और भाव का, अभिव्यक्ति का सौंदर्य, अलंकार, नाद और चित्रा। कैसे भाई? आप किसी चीज को अभिव्यक्त कर रहे हो, जैसे मुझे हरिगीति का छंद पढ़ाना है जो मेरा फेवरेट है, तो मान लो मैं उसको नॉर्मली सीधा गा रहा हूं, तो क्या अभिव्यक्ति अच्छी हुई? अभिव्यक्ति तो तभी होगी ना, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। तो ये जो नाद है, चित्रात्मकता है, और जो अलंकारों का, मतलब छंदों का, अलंकारों का पूर्ण ज्ञान होगा, तभी तो होगा ना। तो यहां पे अलंकार, नाद, चित्रात्मक, छंद, व्याकरण, मतलब काव्य जो शास्त्र है उसका ज्ञान होना चाहिए। कवि के जीवन परिचय का, व्याकरणिक नियमों को, शुद्धता का नहीं। भाषा संसर्ग विधि के संबंध में लॉर्ड मैकाले का समर्थन किस मुख्य बिंदु पर आधारित था? तो वो था छात्रों को व्याकरण के नियम रटाने पर। बिल्कुल नहीं। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाकर भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाने पर। बिल्कुल सत्य है। खेल खेल में भाषा सिखाना इसका मैकाले का उद्देश्य नहीं था। वैज्ञानिक सूत्रों में बांधना भी इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य था, भाषा संसर्ग विधि का उद्देश्य होता है उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाकर भाषा को साथ साथ सिखाया जाए। अनौपचारिक या जिसे सैनिक विधि कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी सीमा या इसका एक दोष है, वो क्या है? वो है यह केवल मौखिक कौशल पर बल देती है, लेखन कौशल का विकास नहीं होता है। इसमें बहुत अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, इसमें तो होती ही नहीं आवश्यकता, एक काफी है। यह केवल युद्ध काल में ही उपयोगी है। हाँ, ये वैसे ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि केवल युद्ध काल में भी, इसे आप और भी जगह तो यूज कर सकते हो। इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहते, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि छात्र सक्रिय नहीं रहते? ये गलत है। तो यह है कि यह केवल मौखिक कौशल पर बल देती है, लेखन कौशल का विकास नहीं होता। अब ये इसका एक तरह से इसकी सीमा है, इसका दोष भी है। अभिक्रमित अनुदेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिक्रमित अनुदेशन के संबंध में तो इसमें देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र त्रुटि नहीं करता है। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन में घटाक्रम का सिद्धांत लागू होता है। ऐसा कोई सिद्धांत लागू होता है? तो ये तीनों ही सही नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ओके। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के चरणों को सही तार्किक क्रम क्या है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के, ये ऐसे प्रश्न शिक्षण विधियों में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे इस टाइप के जो भी प्रश्न आए ना इस तरह से, वो सारे याद करो, रट्टा मारो उसका, भले ही नहीं याद हो तो रट्टा मारो, मगर ऐसा ही प्रश्न छोड़ना मत। तो यहां पे होगा, सबसे पहले क्या होती है? नियोजन नहीं होता, विषय वस्तु नहीं होती, या तो प्रस्तावना, या तो नहीं प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर विषय वस्तु का आवंटन, फिर अध्ययन, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण। तो ये पहला ही सही है इसमें। रेखीय विक्रमित अनुदेशन, साखीय, गणितीय और स्वनिर्मित। तो रेखीय किसका है? तो रेखीय है आपके स्किनर का, और साखीय क्राउडर का, गणितीय है आपके गिलबर्ट का, और स्वनिर्देशन है गार्डन पास का। तो 2 1 4 3, 2 2 1 4 3, ये रहा 100 में 2। और इसी के साथ आपके जो है आज का पेपर कंप्लीट होता है। तो जो बच्चे बार बार एक चीज बोल रहे हैं, सर वैसे पेपर कैसा लगा आपको, आज के पेपर के क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और ये एक जो सुझाव है कि 10 मॉडल पेपर में हम एक बार फिर सिलेबस रिवीजन करेंगे, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदी के हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, स्टेटस जरूर लगाओ इस लिंक का, इतना काम करना। प्लस वीडियो के नीचे आपको पता है साइड से थोड़ा सा करेंगे तो हाइप आता है, उसमें आप क्लिक करते हैं तो कुछ नंबर आते हैं, हाइप जरूर कीजिएगा। तो ये इतना जरूर करें एनडीसी प्लेटफॉर्म के लिए। और जो बच्चे रीट के लिए बार बार पूछ रहे हैं, तो रीट प्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। रीट प्री को लेकर हम
बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कुछ नए टीचर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन रीट मेंस मुख्य परीक्षा है जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम जो होगा वो करवाया जाएगा, चाहे जीके हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। इसके अलावा आपको हमने एक चीज और लिखी है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो मिलेगी मिलेगी। अब की बार जो एक नई पहल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो मिलेगी मिलेगी, साथ में रीट में भी जब आगे आने वाले समय में हम ये 14 डेज की रणनीति वाला प्लान चलाएंगे। ये अपने आज के बाद हर कोर्स में चलाएंगे, क्योंकि ये 14 डेज मतलब एनडीसी आप यूं समझोगे। इसके अलावा आपको जीके प्लस हिंदी दोनों की बुक्स भी जो है वो हम ही देंगे, यानी आपको एक टीचर, एक प्लेटफॉर्म, एक कंटेंट, एक टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह का मिलेगा, ताकि आप प्राप्त कर सको फर्स्ट रैंक, हिंदी में फर्स्ट रैंक हासिल कर सकें। और इसके लिए हम जी जान लगाने वाले हैं। तो इसके लिए गार्गी बैच जो है एक नए अपडेट के साथ लॉन्च होने वाला है, और उसके अंदर निश्चित रूप से हमारी जो थ्योरी की क्लासेस हैं रिकॉर्डिंग, वो हम इसमें पहले से डालेंगे, मैं आपको क्लियर बताता हूं। लेकिन इसके साथ में हर टॉपिक की कुछ नई क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम उसकी टॉपिक के थोड़े डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, और उस थ्योरी और एमसीक्यू दोनों क्लासेस मिलेगी। प्लस इसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बैच मिलेगा, थ्योरी और एमसीक्यू बैच इस बार डबल बैच चलेंगे। तो ये बहुत शानदार गार्गी बैच लॉन्च होने वाला है, और उम्मीद करते हैं ये हम या तो गुरुवार को या संडे तक हम इसे लॉन्च करेंगे। 21 जून योग दिवस के दिन इसे लॉन्च किया जाएगा। तो आपके जो भी साथी जो स्पेशल रीड की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और बाकी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टारगेट रखते हैं, वो अभी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सेकंड ग्रेड वाले अभी जो पढ़ रहे हैं, चुपचाप पढ़ते रहो, आपको कुछ भी नहीं लेना है, आप अपने सेकंड ग्रेड पे फोकस करो, हम बाद में देखा जाएगा। जो स्टूडेंट, क्योंकि हम आगे जुलाई में हिंदी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, इसके बहुत गजब लाभ होंगे, और राजस्थान का एक ऐसा कोर्स लॉन्च करूंगा कि जैसे आज होता है ना कि मतलब नाम मात्र में सब कुछ दे दिया। न आपको किताब खरीदने की आवश्यकता होगी, न आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता होगी, न आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता होगी, न ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता होगी, न आपको कोई मॉडल पेपर खरीदने की आवश्यकता होगी, न किताबें खरीदने की आवश्यकता होगी। सब कुछ यही मिलेगा, एनडीसी प्लेटफॉर्म आप तक पहुंचाएगा। तो धीरज रखिए, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हाइप जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।